किसी रिएक्शन की रेट के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को एरी-हेनिस इक्वेशन कैसे एक्सप्लेन करती है और कैसे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप उस केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और एरी-हेनिस कांस्टेंट मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। एरी-हेनिस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन। फिर आपने क्या पढ़ना है, बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परेचर रेट कोरिलेशन। और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, एरी-हेनिस इक्वेशन एंड प्लॉट टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो हमने पढ़ना क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। और इस चीज़ को हमने भाई फौरी तौर पे ऑलरेडी कहाँ पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में, इजंट इट। लेकिन वहाँ पर हमने इसको भाई बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ा था। अब आपने क्या पढ़ना है इसको बहुत भाई डिटेल्ड वर्जन में। ओके, तो बताओ क्या करोगे आप। तो पहले देखते तो ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑलमोस्ट क्या होती है। भाई देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम थ्योरेटिकली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि रेट कैसे बिहेव करती है विद टेम्परेचर। फिर हम कोई थ्योरी बनाते हैं जो थ्योरी इस बात को जस्टिफाई कर सके। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे रेट नोट करो, रेट आपने नोट कर ली, फिर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे फिर से रेट नोट करो। ओके, आपको पता क्या देखने को मिलेगा, आपको भाई ये रेट क्या मिलेगी, आपको यहाँ पर आपको भाई तकरीबन 2 गुना रेट आपको देखने को मिलेगी। आप कहोगे हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल भाई, यहाँ पर रेट भाई ऑलमोस्ट क्या होगी, डबल। तो कोई तो इसके पास भाई इसके ऊपर क्या होना चाहिए, लॉजिक, इजंट इट। और यही नहीं, और कई बार तो मैं आपको तो भाई कई बार तो 10 डिग्री टेम्परेचर रेज करने पर रेट 3 गुना भी हो सकती है। क्या नहीं बता आपको बड़ी, लेकिन क्या बोलेंगे, तकरीबन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या होती है, 2 से 3 गुना हो जाती है। ओके, तो भाई इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि एक पर्टिकुलर रेंज में की रेट कितने गुना बढ़ जाए, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज को, अरे भाई टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ाने पर कितने गुना क्या बढ़ जाए, रेट कितने गुना बढ़ जाए, उस रिलेटिव इंक्रीमेंट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर ये मानो 300 केल्विन से 310 केल्विन करने पर अगर ये डबल होगी ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एक्स मान लिया, मैंने क्या मान लिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो एक्स होता है पर क्या आएगा हमारे पास 2। अगर भाई 300 केल्विन से 310 केल्विन करने पर अगर रेट क्या हो जाए 3 गुना, हम क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, भाई एक्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एक्स हम क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो भाई नहीं आना पूछूंगे पक्का, तो इसको सी बोल दूँ, तो सी भाई कोफिशिएंट। ठीक है, मान लो बताओ बस क्या, तो इसको हमने एक्स ही बोल दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ गए बात। तो 2 हो गया, क्या हो 3 होगा। अब मैं आपको बताऊं भाई, हालांकि हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना भी किसी भी रेंज पे मालूम कर सकते हैं। तो आप भाई 15 डिग्री पे क्या नोट कर सकते हो, आप 15 डिग्री पे क्या नोट कर सकते हो कि रेट कितने गुना बढ़ गई है, और वो क्या बन जाएगा 15 डिग्री का टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन यूजुअली इसको सिर्फ किस मेजर करते हैं बताओ, 10 डिग्री पे ही क्या करते हैं इसको मेजर। हालांकि आप भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट आप किसी भी रेंज का तैयार कर सकते हो, लेकिन जनरली कौन सा तैयार करते हैं, सिर्फ 10 डिग्री का।
इसलिए आपको भी कभी क्वेश्चन में कभी देखने को नहीं मिलेगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 15 डिग्री का ये है या 20 का ये है या 5 का ये है। क्या मिलेगा आपको भाई कि 10 डिग्री की रेंज पे टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है। इसका मतलब भाई कि 10 डिग्री टेम्परेचर रेज करने पर रेट 3 गुना हो जाती है। और तो आपको पहले पड़ गई भैया, ओके आ गया ना आपको ये। तो भाई तो आपने देखना है कि रेट से टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे जुड़ा होता है। तो रेट जो होती है ना, क्या होती है रेट, ये भाई प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर कोफिशिएंट की। रेट भाई किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के। कैसे बताइए भाई, पहले तो रेट होती क्या है, रेट होती क्या है, बोलो भाई रेट क्या होती है, कोई भी रेट क्या होती है, रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर n। ये होता है ना रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर n। ओके तो भैया अब आप बताओ, जब आप क्या बढ़ाते हो टेम्परेचर, जब आप क्या बढ़ाते हो टेम्परेचर, तो आप कंसंट्रेशन तो बढ़ाते ही भाई, है ना। तो रेट में अब और भाई रेट का इंक्रीमेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट के कैसे पाया गया, बताओ भाई बताओ। एक्स मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऊपर क्या लिखो डेल्टा टी टोटल, नीचे क्या डेल्टा टी एक्स। बताओ ऊपर क्या, इसका मतलब क्या है कि भाई तो रेट ये मिली हमको भाई कि रेट प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्स की पावर, अगर मैं कंसंट्रेशन क्या रखता हूँ भाई कांस्टेंट, अगर मैं कंसंट्रेशन ना बदलूँ भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर मैं सिर्फ क्या बढ़ाता हूँ टेम्परेचर, तो रेट कैसे बिहेव करती है, बोलो भाई एक्स की पावर इतना तकरीबन, मतलब डेल्टा टी टोटल, ये तो क्या है फुल रेंज, ये तो क्या है फुल टेम्परेचर रेंज, और ये क्या है टेम्परेचर रेंज ऑफ कोफिशिएंट, नहीं आपको है। तो कोई ये बोल दे कि अगर मान लिया हमने किसी रिएक्शन को 300 केल्विन से 390 केल्विन कर दिया, ये क्या था भाई, हमने कोई रिएक्शन स्टडी करनी है 300 केल्विन से 390 केल्विन, मतलब पहले आपने 300 केल्विन पे उसकी रेट नोट कर ली और फिर आपने 390 केल्विन पे इसकी रेट नोट करनी है। अब कोई ये बोल दे कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, 10 डिग्री टेम्परेचर रेज करने पर रेट हो जाती 2 गुना, तो हम समझ गए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2, किस रेंज पे 10 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे x, हम क्या बोलेंगे x 10 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या होता है, बोलो भाई 2 है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे कोफिशिएंट क्या 2, तो कितने गुना रेट बढ़ जाएगी, तो भाई ये फॉर्मूला आएगा, तुम क्या बोलेंगे कि जो भी क्या होगी इनिशियल रेट, यहाँ पर आप क्या लिखो भाई 2, और यहाँ पर क्या लिखो 300 से 390 कितना रेंज है 90 का, और भाई ऊपर क्या लिखो 90, और भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट की रेंज क्या है 10, तुम क्या बोलो भाई 90 बटे 10, तुम क्या बोलेंगे 9, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 512, तुम क्या बोलेंगे कि रेट क्या हो जाएगी, बोलो भाई 512 गुना हो जाएगी। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, देखो पहले हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि विद टेम्परेचर कैसे बिहेव करती है रेट, और फिर हम कोई थ्योरी बनाएंगे जो थ्योरी इस बात को जस्टिफाई कर सके, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो आप ये बताओ भाई, ये नजर है आपको, अब बेटा अरे बेटा, तो सिंपल सी बात है कि ये बताओ क्या रहा हमारे पास 512 टाइम्स, तो आप ये देखो भाई, अब ये भी रेट और ये भी रेट, ये मैंने भाई कैसे स्टडी की इसको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई रेट का आप देखोगे असली फॉर्मूला तो ये होता है ना, रेट का असल फॉर्मूला क्या होता है के ए की पावर n। अब आपने भाई आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट क्या होती है, बढ़ती हुई, ऑब्वियस सी बात है। अरे भैया अगर फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी बढ़ेगी, सेकंड ऑर्डर और स्पीड से बढ़ेगी, थर्ड ऑर्डर और भी स्पीड से बढ़ेगी, जीरो ऑर्डर नहीं बढ़ेगी। बात आपको पहले पड़ी, हमको भाई रेट का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस हमको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी जब मैं क्या बढ़ाता हूँ टेम्परेचर, देखा जाए तो ओवरऑल तो
रेट को बढ़ाने में सिर्फ इन दो का याद होता है। रेट को बढ़ाने में देखा जाए तो भाई अगर मैं सुपरफिशियली देखूं तो रेट को बढ़ाने में सिर्फ किन का हाथ होता है, के का और ए का। किसका भाई, के का और ए का। अब टी बढ़ाते हैं तो ए तो बढ़ता नहीं, क्या बढ़ता है, टी बढ़ाते तो ए बढ़ता है क्या, नहीं। तो हो ना हो टी बढ़ाने में क्या बढ़ता होगा, यानी ये कांस्टेंट कांस्टेंट हो के भी क्या नहीं होता, ये ऐसा कांस्टेंट तो कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट तभी तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। मतलब ये ऐसा कांस्टेंट है जो कांस्टेंट ना होके वेरिएबल है विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट, नहीं तो ये कांस्टेंट नहीं है। नहीं है क्या आपको ये, बोलो बोलो भाई। इसका मतलब होना हो रेट बढ़ा, सॉरी यानी कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट बढ़ती है वो यानी कि भाई इसने किसको बढ़ाया है, पक्की बात, के को। यानी हमने भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो वास्तव में किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी भाई यानी ये रेट इसके ऊपर डिपेंड ना कर रही, टेम्परेचर कोफिशिएंट। भाई आपने देखना तो पड़ेगा ना कि रेट को बढ़ाने में दो फैक्टर होते हैं, के और ए। अब टी बढ़ाने से तो ए तो बढ़ता नहीं, टी बढ़ाने से ए तो बदलता नहीं भाई, और ए नहीं बदलता तो रेट नहीं बदलनी चाहिए ना, लेकिन रेट बदली भाई टी बढ़ाने से। मतलब होना हो अगर टी ना, अगर ए ना बदला तो पक्का कौन बदला है, यानी वास्तव में ये के की कोरिलेशन होती है इसके ऊपर, क्या नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी पक्की बात है टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन बढ़ता होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ी, बोलो भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ी, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर भाई ए बढ़ता है क्या, नहीं, मतलब पक्का के बढ़ा होगा। तो इसको मैं प्रिसाइजली क्या बोलूंगा कि रेट नहीं बढ़ती, सॉरी रेट तो बढ़ती है, मतलब रेट जो बढ़ती है वो वास्तव में क्यों बढ़ती है, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि कांस्टेंट कांस्टेंट ना है, ये कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल, जो किसका वेरिएबल है, टी का। तो भैया आपने मालूम करना पड़ेगा कि टी पे वास्तव में कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि ये भाई बहुत बेसिक रिलेशनशिप है, इससे हमको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा हमको मालूम जरूर पड़ गया कि भाई ये है चीज कैसी, एक्सपोनेंशियल। क्या भाई, हमको ये जरूर मालूम पड़ गया कि टेम्परेचर क्या भाई एक्सपोनेंशियली अफेक्ट करता किसको, टू की पावर नहीं, क्या ये एक्सपेरिमेंटल, भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये रिलेशन तैयार किया था। तो यहां से हमको आइडिया नहीं हो गया कि भाई क्या है ये, टू की पावर जो भी है एक्सपोनेंशियल नहीं क्या, अरे ई एक्सपोनेंशियल में तो कोई पावर क्या होता है क्या, एक्सपोनेंशियल, नहीं समझे बात। तो हमको पता लग गया भाई कि होना हो टेम्परेचर का कोरिलेशन विद टेम्परेचर, नहीं रेट कांस्टेंट का कोरिलेशन विद टेम्परेचर होना हो कैसा है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि यहां से हमको एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो आपने मालूम करना पड़ेगा भाई, ठीक है, कैसा क्यों होता है, ओके। तो फिर उन्होंने भाई इसकी थ्योरी बनानी ट्राई की। मैं सोचा भाई इसके, उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या बनाते हैं इसकी थ्योरी, ठीक है। ये मालूम पड़ चुका भाई कि टी बढ़ाने से क्या होता है, टी बढ़ाने से रेट बढ़ती है, और ये मालूम पड़ गया कि वास्तव में रेट बढ़ने के पीछे कंसंट्रेशन बढ़ानी है, क्या है, यानी टी बढ़ाने से पक्का के बढ़ता होगा, और के बढ़ने से क्या हुआ है, रेट बढ़ी है, इजंट इट। तो उनके दिमाग में नहीं आएगा कि भाई टी बढ़ाने से के क्यों बढ़ गया, भाई ऑब्वियस क्वेश्चन क्या आएगा नेक्स्ट दिमाग में कि टी बढ़ाने से के क्यों बढ़ गया, जिससे रेट बढ़ गई, टी बढ़ाने से के क्यों बढ़ गया भाई, क्या दिमाग में ये है क्या, और रेट क्यों बढ़ गई। तो वो बोले भाई, तो अगर आपने टी के ऊपर रेट की डिपेंडेंस स्टडी करनी है तो आपके दिमाग में कोई थ्योरेटिकल मॉडल होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे होती होगी। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो विद टेम्परेचर कि कैसे उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन होती क्यों है। तो आप अपने दिमाग में कोई क्या बनाओगे, मॉडल, इजंट इट, कि रिएक्शन कैसे होती होगी, और उस मॉडल में हम क्या करेंगे, फेरबदल, और उससे हम रेट के इंक्रीमेंट को जस्टिफाई करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो बोले भाई कि जैसे रिएक्शन होती है उसको हम एक तरह से लड़ाई की तरह कंसिडर कर सकते हैं। कैसे भाई, लड़ाई की तरह, अरे हम फिलहाल मान लेते भाई, ओके। तो जैसे अगर मान लिया दो इंसान अगर उनमें टक्कर हो जाए तो उनमें क्या शुरू हो जाएगी, लड़ाई। लड़ाई मतलब भाई रिएक्शन।
तो बोले भाई होना हो रिएक्शन के लिए, भाई आपने रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रही ना, आप यही तो स्टडी कर रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ना भाई कि रिएक्शन होती कैसे है, तभी आप उसकी रेट को इमेजिन कर पाओगे मैथमेटिकली भी और विजुअली भी, इजंट इट। तो रिएक्शन कैसे होती होगी? तो बोले भाई कि रिएक्शन के लिए होना हो क्या होना चाहिए आपस में? कोलिजन। बिना कोलिजन रिएक्शन नहीं होती। दो इंसान अगर क्या हो जाए, टक्कर हो जाए, तो उनमें इमीडिएटली लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बताओगे ना आपको भाई? अरे जैसे भाई, अरे वो ऐसे भाई रोड रेज होता है, हाँ रोड रेज। अरे भाई मान लिया भाई कोई मान लिया दो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाए, है ना, एकदम फिर क्या बोलते हैं भाई, ये क्या किया तूने, क्या कर दिया, ये है ना भाई, एकदम से उनकी भाई हल्की फुल्की लड़ाई तो स्टार्ट हो ही जाती है। अगर कम लग रहा है तो लड़ाई स्टार्ट नहीं हो पाएगी, अगर ज़्यादा लग रहा है तो लड़ाई स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, इफेक्टिव कोलिजन, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई तो बोले कि कोलिजन पक्का किसको प्रोड्यूस करता होगा? रिएक्शन को। यानी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना क्या है? जरूरी, इजंट इट। यानी कोलिजन से क्या आता होगा? बोलो भाई, यानी कोलिजन से क्या नहीं चाहिए? रिएक्शन, इजंट इट। तो बोले भाई तो अगर कोलिजन से रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन पे क्या असर पड़ता है? अगर कोलिजन बढ़ जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। हमको थोड़ा आइडिया हो रहा है भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो बोले तो आप बताओ भाई, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कैसे निकालते हैं? बताओ भाई, क्या नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड भाई ये होती है भाई, बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे बोलो गैसेस फेज में नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, बताओ क्या होता है? इससे निकलते हैं भाई, क्या भाई ये क्या जेड के यहाँ पर क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम किसी वेसल में पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलिजन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये है भाई कोलिजन। तुम क्या मानेंगे कि जो अब फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि जो भी कोलिजन होगा वो क्या कर देगा? रेट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई कि क्या आएगा हमारे पास इसका रिजल्ट? तो फिर आप बताओ, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करा? बताओ भाई, एन ए, ये क्या है? एन बी, एन के नंबर भाई, ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, ये क्या है? कोलिजन डायमीटर, ये क्या है? रिड्यूस्ड मास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टेम्परेचर, बाकी सब क्या है? अरे भाई टी बढ़ाने पर क्या उस वेसल में टी बढ़ाने पर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे? क्या रिड्यूस्ड मास बदल जाएगा? क्या उनका म्यू बदल जाएगा? सिर्फ क्या बदल गया? अरे बोलो भाई, तो फिलहाल आप क्या मान रहे हो कि रेट होना हो कैसे क्रिएट होती है? कोलिजन से। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ हमारे पास? कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बाकी सारे कांस्टेंट मैंने बोल दिए कांस्टेंट, और इसमें रूट क्या है? टी। ध्यान से देखो इसमें क्या भाई? रूट टी नहीं क्या? बाकी कांस्टेंट्स मैंने क्या बोल दिया? सिंपलीफाई। मैंने बोल दिया भाई सी रूट टी। मतलब क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? सी रूट टी, वेयर सी इज सम आर्बिट्रेरी, अरे सी इज कांस्टेंट, अरे बाकी सारे कांस्टेंट इकट्ठे करके मैंने एक नया कांस्टेंट बनाया सी। ओके, तो बताओ भाई इनिशियल, तो मैं भी देखूंगा कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंशियल बढ़ती है, क्योंकि आपने बात देखी थी भाई कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या होती है? हर 10 पे क्या हो रही है भाई? वो 2 गुना, हर 10 पे क्या है? 2 गुना है ना, जीरो इंक्रीमेंट नहीं है आपको उसमें। अब बताओ, डबल करियो, अब इसका डबल करियो, इसका डबल करियो, इसका डबल करो आप, ये होगा ना। अब इसका डबल करियो, अब इसका डबल करियो, ये किस तरह ग्राफ है? ये बात आपको मालूम है कि कोलिजन की भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर हमको एक बात पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंशियल, डबल, फिर डबल का डबल, फिर डबल का डबल, फिर डबल का डबल, इजंट इट? ठीक है बात।
तो हम मानेंगे भाई कि अगर टी बढ़ाने पर, और मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं कि कोलिजन से ही क्या हुआ है, रेट, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, रेट की भाई। यानी रेट फिर अगर कोलिजन से ही क्या आता है रिएक्शन, तो रिएक्शन रेट भी क्या होनी चाहिए, कोलिजन की रेट के प्रोपोर्शनल। अगर कोलिजन से रिएक्शन आती है, अगर रिएक्शन आती है कोलिजन से, तो रिएक्शन रेट क्या होनी चाहिए, कोलिजन रेट के प्रोपोर्शनल। अब अगर टी बढ़ाने पर कोलिजन रेट का कैसे बढ़ने लग जाए, तो मैं समझ जाऊंगा, फिर तो वही आसान होगा हमारे लिए। यानी कि भाई रेट भी कैसे बढ़ेगी, भाई कोलिजन, मैं क्या मानता हूं किससे आता है, सॉरी रेट किससे आती है, मैं क्या मान रहा हूं, कोलिजन से। तो रेट आती है कोलिजन से, समझे बात। तो रेट में इंक्रीमेंट, सॉरी रिएक्शन किससे होता है भाई, कोलिजन से, है ना। तो अगर कोलिजन कैसे बढ़े, एक्सपोनेंशियली, तो रिएक्शन भी कैसे बढ़नी चाहिए, एक्सपोनेंशियल रेट बढ़नी चाहिए। नहीं तो पहले बढ़ेगा, इजंट इट। तो मैं देखता हूं भाई क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंशियल बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, चेक कर लेते हैं भाई, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है। मैंने कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन, अरे बाकी सारे कॉन्स्टेंट मैंने इकट्ठे कर दिए, z इज इक्वल टू सी। अब टी क्या करो आप, 2t करो भाई, आप टी क्या करो 2t। भाई पहले बात हमको साफ दिख रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है ना, कि है भाई। क्या टेम्परेचर यहां पर एक्सपोनेंशियल में है क्या, नहीं, टेम्परेचर यहां पर एक्सपोनेंशियल में नहीं है। तो मुझे साफ नजर आ रहा है, वहां पर तो क्या होता है, टी डबल करने पर क्या होता है, रेट 4 गुना होती होगी, टी डबल करने पर रेट क्या होती है, 4 गुना। एक काम करिए आप भाई, यहां पर आप टी की जगह लिखो, एक तो आप क्या मान लो इनिशियल कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या मान लो, c√t, z1 क्या मान लो आप, c√t, और z2 क्या मान लो, T1 टेम्परेचर क्या मानो भाई, T पे क्या मानो Z1, और 2T पे क्या मानो Z2। इनिशियल टेम्परेचर क्या है T, और फाइनल क्या है 2T। तो बताओ भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितने गुना बढ़ जाएगी, मैं क्या बोलूंगा, Z1 क्या है c√t, Z2 क्या होगा c√2t। बोलो भाई, तो Z2 बाई Z1 क्या है, तो टेम्परेचर डबल करने पर Z2 कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितने गुना बढ़ेगी बताइए भाई, c√2t बाई c√t, तो c से कैंसिल, √t से √t ना √2, यानी 1.414 भाई, यानी सिर्फ क्या है बताओ भाई 1 बोलो भाई, यानी बताओ रेट बताओ भाई सिर्फ कितने गुना बढ़ेगी, अरे बोलो भाई रेट बताओ सिर्फ कितने गुना बढ़ेगी, बढ़नी क्या चीज थी 4 गुना, बढ़ी कितनी यहां से सिर्फ 1.4 गुना, छोड़ो भाई वो तो क्या हुआ डबल भी ना हो ये तो क्या। और यूजुअली क्या होता है बोलो भाई 2 की पावर 2 से लेके 3 तक चलता ना भाई, तो 4 गुना से लेके 9 गुना तक होती है डबल करने पर, लेकिन यहां तो सिर्फ क्या है हमारे पास, अरे भाई 1.5 गुना भी नहीं है, इजंट इट। मतलब ये थ्योरी उसको यानी कि भैया अकेले कोलिजन रेट को कैरी आउट नहीं कर सकते भाई, यानी कि अकेला कोलिजन फैक्टर काम का नहीं है भाई, इसके अकॉर्डिंग नहीं बात आपको पहले पड़ी गया। और इसको आप यहां से प्रूव कर सकते हो, अगर मान ले भाई आप क्या करो, एक तो क्या हो 300 केल्विन पे आप टी को डबल ना करो, आप टी को डबल ना करो भाई, नहीं आ गया आपको। अब बताओ 300 से 310 करने पर रेट कितनी गुना हो जानी चाहिए थी, डबल। जैसे भाई अरे भाई टी डबल करने पर क्या था 4 गुना, लेकिन आई कितनी हमारे पास सिर्फ बहुत कम आई ना। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या हो, बोलो भाई अगर 300 से क्या हो 310, यानी बहुत ही कम बढ़ा है, बहुत ही क्या भाई, लेकिन ये 2 गुना तो हो जानी चाहिए भाई कम से कम, क्यों 10 डिग्री क्या हुआ इंक्रीमेंट। तो आप ऊपर क्या लिखो, अरे भाई ऊपर क्या लिखो सी से कैंसिल, टी क्या है T1 क्या है 300, T2 क्या है 310, कितना रेशो है बताइए 1.016, यानी कि ये भाई 1.1 गुना भी नहीं हुआ, समझे बात। यानी यहां पर
10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या होनी थी? डबल होनी थी भाई। यहाँ पर डबल हुई कि नहीं हुई है? नहीं हुई। यानी बहुत का, यानी कि भाई, यानी कि ये जो फॉर्म बात है कि सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या करती है, यानी सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या करती है, रेट के लिए क्या होती है रिस्पॉन्सिबल। यानी जो कोलिजन हो वही क्या दे दे, अगर जो कोलिजन होता है वही क्या प्रोवाइड करता, रेट। अगर सारे कोलिजन रेट प्रोवाइड कर पाते तो बताओ क्या मिलता हमको? अगर सारे कोलिजन क्या प्रोवाइड कर पाते, रेट। अगर सारे कोलिजन क्या प्रोवाइड कर पाते भाई, रेट। तो रेट क्या होती, सिंपली बोलो भाई, क्या होती? z के बराबर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमने पाया भाई कि z के बराबर ना होती भाई। अगर ऐसा होता तो टी डबल करने पर क्या होता, ये 1.414 गुना बढ़ नीचे थी भाई, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये कितनी बढ़ती है? 4 टाइम्स, है ना? नहीं आपको क्या टी डबल करने पर भाई z क्या होता? टी डबल करने पर z क्या होता है? डबल करने पर t से 2t 4 टाइम्स बढ़ता है ना। लेकिन यहां से कितना आएगा? सिर्फ 1.414 टाइम्स, यानी बहुत कम आएगा ना। यानी ये बात ठीक नहीं है, यानी कुछ और भी है भाई। यानी रेट सिर्फ कोलिजन के ऊपर डिपेंड ना करती, कोई और चीज़ भी है जो कि इसको अफेक्ट करती रेट को। और वो बताओ कौन सी होती है? इफेक्टिव कोलिजन। क्या भाई? आप देखो, मान लिया भाई ग्राउंड में बहुत सारे गंजे इंसान घूम रहे हैं, मतलब गंजे भाई, ठीक है। अगर उन गंजों में आपस में टक्कर लग जाए तो सब में लड़ाई शुरू नहीं होगी। लेकिन अगर 2 गंजे, उनमें कोलिजन तो, लेकिन उनमें तेज कोलिजन हो गई, क्या उनमें तेज कोलिजन, तो उनमें लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। तो फिर उनके दिमाग में क्या है कि होना हो भाई कोलिजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव, तभी रिएक्शन क्या होगी, शुरू होगी। समझे बात? यानी कि भाई कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास एक मिनिमम एनर्जी होना क्या है, जरूरी भाई, तभी क्या हो कोलिजन इफेक्टिव। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास क्या बताओ भाई, इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या हो, सफिशिएंट एनर्जी, वो उन्हीं का कोलिजन क्या प्रोवाइड करेगा, बोलो भाई, प्रोडक्ट, इजंट इट। तो और आपको पता भाई, तो आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी के ज्यादा वाले पार्टिकल चाहिए आपको भाई, आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स ढूंढने हैं। तो वो कैसे पता लगता हमको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बोलो भाई, मान लो मैं कहता हूं ये वो एनर्जी है, और ये क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं आपको समझ, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या बताओ भाई, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है, तो भाई हमें बोलेंगे कि इससे ज्यादा वाले क्या होते हैं, मान लें ये पार्टिकल्स क्या है, वो पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी क्या है, सफिशिएंट है, जो कोलिजन क्रिएट, जो इफेक्टिव कोलिजन क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका नंबर हम कैसे मालूम करते हैं, बोलो भाई। तो ऐसे पार्टिकल्स का नंबर आप बताओ कैसे मालूम करोगे, बताओ भाई, बताओ। ई की पावर माइनस EA/RT, क्या, अरे भाई ई की पावर माइनस EA/RT, यानी कि भाई हम क्या मानेंगे कि जिनकी एनर्जी क्या है, बोलो भाई, इस पर्टिकुलर वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, सिर्फ वही क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन। अब देखो इसका फायदा क्या होगा भाई, अब इसमें भी क्या था टी, और यहां भी क्या है टी, लेकिन यहां पर टी किसमें आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया ना मेरे पास भाई। यानी अब हम बताओ भाई बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो तो किसको भाई, नहीं आ गया आपको? खैर भाई ये आपको ज्यादा पढ़ाएंगे, अरे उसमें कोलिजन थ्योरी के अंदर, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया हुआ, ठीक है। तो बोले भाई कि क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन क्या करेंगे, रेट कैरी आउट करेंगे। तो आप ये मत देखो कि टी बढ़ाने पर नंबर ऑफ कोलिजन कितने बढ़ते हैं, आप क्या देखो भाई कि टी बढ़ाने पर इफेक्टिव कोलिजन कितने बढ़ते हैं, वही तो बात रहेगी भाई, नहीं समझे बात। तो मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि भाई कोलिजन बढ़ाने पर, सॉरी टी बढ़ाने पर कोलिजन नहीं, इफेक्टिव कोलिजन कितने बढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि इफेक्टिव कोलिजन ही क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेट। तो मुझे ये देखना है कि टी बढ़ाने पर
कोलिजन कितने बढ़ते हैं, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि इफेक्टिव कोलिजन कितने बढ़ते, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अगर वो कैसे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियली, फिर तो बात बन जाएगी। और ये मालूम पड़ा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, कैसे भाई? अगर आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आप देखोगे ना, तो मान ले भाई ये क्या है, ये T1 टेम्परेचर पर क्या है भाई, ग्राफ, ये क्या है T1 पे ग्राफ भाई, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये वो एनर्जी है जो चाहिए ही चाहिए। ये क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, ये क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बताओ क्या है एनर्जी। मैं कहता हूँ ये वो एनर्जी है कि इससे ज़्यादा एनर्जी कोलाइडिंग पार्टिकल्स की होनी चाहिए, तभी क्या होगा कोलिजन इफेक्टिव। तो ये जो बात, तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बता रहा है, पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। भाई क्या है, पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, भाई नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। और ये बताओ क्या है, पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी सफिशिएंट फॉर कोलिजन, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या। तो ये क्या बता रहा है कि वे पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी क्या भाई सफिशिएंट हो कि वो क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, यानी वो रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, अब आप एक काम करो भाई, अब आप T को 10 डिग्री बढ़ाओ, क्या T को आप 10 डिग्री बढ़ाओ, यह क्या आपको समझिए, अरे बोलो भाई, अब आप T को 10 डिग्री बढ़ाओ तो ये ग्राफ मान लिया ऐसा हो गया, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, isn't it? तो मैंने क्या पाया कि भाई एवरेज एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई ना, isn't? अरे भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, वो तो सेम रहेंगे, लेकिन पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, वो क्या हो गया, आप अप्रोक्स क्या हो गया भाई, 4 से 5 गुना क्या हो गए, बढ़ गए, सॉरी तकरीबन 2 गुना क्या हो भाई। अगर ये क्या है, नहीं आया ना आपको समझ में, अब देखो भाई, आप इसको देखो, आप समझो इसको कि ये बताओ क्या है T1 पे, और ये बताओ क्या मान लिया T +10 पे, ठीक है, T +10 पे भैया। तो आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है और ये एरिया ऑलमोस्ट क्या मान लिया, डबल है। अब ये बताओ किससे मान लिया, T पे और किस पे, T +10 पे। तुमने एक बात देखी, हमने क्या देखी बात कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, वो नंबर क्या हो गया, ऑलमोस्ट डबल। तो ये हमको ज़्यादा बेटर बात लग रही क्या भाई, रेट को जस्टिफाई करने के लिए बच जाएगी सिंपल कोलिजन। हम क्या माने भाई, इफेक्टिव कोलिजन, क्या भाई, क्यों हमने क्या पाया कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो पार्टिकल होते हैं ना, यानी मैं बोलूँ भाई, यानी रेट को पहले क्या माना था कि सिर्फ कोलिजन आती है, तो हमें क्या चेक करना पड़ता था कि क्या T डबल करने पर नंबर ऑफ कोलिजन डबल होते हैं क्या पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं हुए ना भाई वो तो। अरे भाई 10 डिग्री बढ़ाने पर क्या वो सिर्फ कितने बड़े थे वो बताओ, अरे वहाँ उस केस में 1 पॉइंट समथिंग है ना, 1.0 समथिंग, लेकिन होता क्या वास्तव में डबल होता है। तो मैंने क्या पाया भाई कि T डबल करने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल, सॉरी T 10 डिग्री बढ़ाने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी 10 डिग्री, सॉरी अरे भाई T 10 डिग्री बढ़ाने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होती, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू वो ऑलमोस्ट क्या जाता है डबल। तो इससे क्या आ जाएगा भाई, रेट नहीं आ जाएगी क्या हमारे पास, बात आपको पहले पड़ी भाई। तो ये हमको बेटर क्या लग रहा है, एनालॉजी, इजंट इट, नहीं है ना आपको समझ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसको, नहीं है ना आपको समझ। तो होता क्या है, तो भैया अब आप एक भाई आप रिएक्शन का कर्व देखो भाई, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और ये क्या है, अरे ट्रांजिशन स्टेट। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो ये इसके स्केल पे मैंने यहाँ पर शो नहीं की थी क्या, ये जो वैल्यू थी यहाँ पर, ये एनर्जी वो नहीं है क्या आपको। और ये क्या है, एनर्जी एक्चुअली पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA। नहीं आया आपको, ठीक है। तो भैया अब थोड़ा इसको नहीं है, अब इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कैसे रहे, तो थोड़ा हमको आइडिया हो गया। तो मैं आपको बताऊं भाई, फिर भी नहीं है,
इसको एक तो मैं आपको, अरे भाई अब कोलिजन थ्योरी से पहले आपको बताऊं, ठीक है, कि एरी हेनियस ने फिर एक क्वेश्चन दी थी, क्या एरी हेनियस ने भाई क्वेश्चन दी थी, आगे नजर आपको ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी मोर देन, ये क्या हो गई वो तो क्या और लगातार बढ़ गई होगा डबल ऑलमोस्ट। अब आप बताओ भाई एरी हेनियस इक्वेशन एंड प्लॉट टू डिटरमाइन इक्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब इसको आप भाई, लेकिन अभी तक आपको वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन नहीं मिला है जो कि इसको बाकायदा फिट कर सके। आपको ये तो आइडिया हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, वो तो क्या होता है T 10 डिग्री बढ़ाने पर क्या होता है ऑलमोस्ट डबल। लेकिन उसको फॉर्मुलेट आप कैसे करोगे इस बात को, इसको फॉर्मुलेट किया बताओ किसने भाई, इसको फॉर्मुलेट किया बताओ किसने, वान टॉफ ने भाई इसके ऊपर काफ़ी काम किया था, ठीक है। तो वान टॉफ का जो काम था उससे इंस्पायर होके भाई उनके काम को इम्प्रूव करके मैं आपको सबसे पहले भाई टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है किसकी, रेट की, उसे भाई किसने फॉर्मुलेट किया था, वैन टॉफ ने, समझिए बात। और फिर भाई इराइंग ने उनके काम को क्या क्या दो बताओ भाई एक्सपेंड किया, मैं समझे बात, और बोलो भाई, ठीक है। उन्होंने अरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट की उन्होंने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया था, ठीक है। और फिर भाई इराइंग ने क्या किया, सॉरी अरे भाई एरी हेनियस ने क्या किया, उनको इम्प्रूव करके एक फॉर्मूला दिया, ये भी मशहूर फॉर्मूला है, सारा शहर इस फॉर्मूले को भाई एरी हेनियस इक्वेशन के नाम से जानता है, पता होगा ना आपको। और क्या होता है फॉर्मूला, A इज इक्वल टू के, मैं आपको हो गए रेट पता करनी थी हमने तो भाई, अरे भाई रेट क्या होती है, तो इसने क्या बोला, एरी हेनियस ने क्या बोला भाई कि रेट क्या होती है, रेट होती है के ए की पावर n। तो बोला भाई कि टी बढ़ाने पर ए तो बदलता नहीं लेकिन रेट बदलती है, टी बदलने पर ए तो बदलता है लेकिन और क्या बदलती है रेट, यानी होना हो क्या बदलता होगा के। तो बोला भाई इस के का टी के ऊपर क्या कोरिलेशन होता है, बोला के होता है, क्या होता है ये के होता है ये ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ये है भाई 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए। और अगर आप इसको स्टडी करो 1 मोल के लिए तो क्या हो जाएगा ये के टी, भाई ये आर वास्तव में क्या है एन इंटू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। तो अगर 1 मोलिक्यूल हो तो क्या यहाँ पर क्या कर दियो के टी, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स तो क्या कर दियो उसको भाई आर टी, इजंट इट, ठीक है। तो बताओ बोला भाई ये नहीं है, तो बोला भाई अब देखो अब आपको मालूम पड़ा, बोले टी हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे, आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करियो, k इज इक्वल टू ए 1 बाई ई की पावर ए बाई आर टी। तो बोले हम टी बढ़ाते हैं, हम टी बढ़ाते हैं तो क्या होता है बताओ भाई, बोलो भाई आर टी बढ़ता है, आर टी बढ़ता है तो ई की पावर क्या होती है घटती है, और ई की पावर घटती है तो के बढ़ता है, और के बढ़ता है तो रेट बढ़ती है, और क्योंकि टी एक्सपोनेंशियली है और आपने पाया था ना भाई हर 10 डिग्री पे क्या था डबल भाई, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 अकड़ बकड़ बम्बे बो, बोलो भाई वो तो क्या हमारे पास डबल, इसका डबल, अब इसका डबल, अब इसका डबल, क्या ये कैसा ग्राफ होता है ये एक्सपोनेंशियल है ना भाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल करोगे था एक्सपोनेंशियल, और यहां से भाई बल्ले बल्ले होगी, टी है ही क्या यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, भाई टी भी के को कैसे इफेक्ट करता है एक्सपोनेंशियल, तो टी अगर बढ़ेगा तो के भी कैसे बढ़ेगा भाई, और एक्सपेरिमेंटल आपने क्या पाया था एक्सपोनेंशियल क्या था, क्या बढ़ रहा था भाई टी बढ़ाने पर, अरे भाई हर 10 डिग्री पे क्या था के क्या हो रहा था डबल, तो यहाँ भी क्या होता है भाई टी बढ़ाने पर के क्या होगा एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, और के कैसे बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली, तो आर भी क्या होगा एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। तो भाई क्या बोलते हैं एरी हेनियस ने इक्वेशन दी और इसने भी बहुत अच्छे से क्या एक्सप्लेन कर दिया बताओ, अरे भाई रेट कांस्टेंट का इसने टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत अच्छे से फिट कर दिया, ठीक है बात ओके। अब भाई ये क्या मतलब एरी हेनियस इक्वेशन, तो बताओ भाई अब जो ये एरी हेनियस इक्वेशन है अब आपने मालूम करना है एरी हेनियस प्लॉट, क्या एरी हेनियस प्लॉट, ठीक है, कि एरी हेनियस इक्वेशन को आप यूज कैसे करते हो, आप
क्योंकि इस एरी हैनिस इक्वेशन जो भी कुछ दे रखा है वो सारा कुछ आप निकाल सकते हो। यहाँ पर ये तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसने बता दिया किसी रिएक्शन का ये बैरियर कितना होएगा, ये बता दिया हमको। ओके, नहीं आना आपको? तो भाई आपको ये बैरियर भी निकालना आना चाहिए, प्लस आपको क्या निकालना आना चाहिए, बताओ भाई, बोलो भाई, एरी हैनिस कांस्टेंट। क्योंकि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये हर रिएक्शन की क्या होती है, इंट्रिंसिक। एक रिएक्शन पाथवे के लिए एक्टिवेशन बैरियर क्या होता है, फिक्स। नहीं है क्या? एक पर्टिकुलर पाथवे के लिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ये क्या होता है, फिक्स भाई। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं क्या, अलग अलग रिएक्शंस की ये क्या होती है अलग अलग। तो भाई क्या आपको ये मालूम करनी नहीं आनी चाहिए क्या, आना चाहिए ना? तो आप इससे एरी हैनिस प्लॉट आप कैसे मालूम करोगे? एक काम करो भाई, क्योंकि इससे मालूम करना डेटा मुश्किल है, तुम क्या करते हो भाई, टेकिंग एल एन बोथ साइड। क्या भाई, एल एन बोथ साइड। तो एल एन के इज इक्वल टू क्या आ गया, एल एन ए। भाई एम इंटू एन है तो अरे भाई लॉग एम और लॉग एन। भाई एल एन का मतलब क्या है, एल एन क्या है, नेचुरल लॉग। तुम क्या बोलेंगे, लॉग एम इंटू एन क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी आ गया ना। ठीक है, अब बताइए भाई बारी आप, ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। आपको ये तो लॉग है। अरे भाई एल एन तो क्या होता है, लॉग होता है एट द बेस ऑफ ई। तो क्या है मेरे पास, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए और माइनस बाई आर टी एल एन ई। उसका नाम बताओ, एल एन ई क्या होता है, मेडिकल साइड से हो ओके, लेकिन हमने पढ़ा रखा ना आपको ये एल एन वन। वेरी गुड, क्या किया गया मेरे पास। तो ये बताओ भाई, अब बहुत फायदा होगा हमको। मुझे ये बात पता है भाई, एमएससी में बच्चे याद करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या किसके वर्सेस प्लॉट करते हैं ना, है ना, कि लॉग के वर्सेस 1/t। भाई याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद देखो इसको भाई, एरी हैनिस प्लॉट का सारा बताओ क्या ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं है? कैसे भाई, आप इस माइनस ई बाई आर टी को पहले लिख लो और एल एन को बाद में लिख लो, तो कोई दिक्कत? तुम क्या लिखूं, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ई बाई आर टी प्लस एल एन ए। इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ भाई, और आपत्ति हो तो रही रहे भाई, क्योंकि इस पर हमारा कोई जोर नहीं भाई। इस पर मैं आपत्ति करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़े इसको, बताओ। तो क्या हमारे पास ये, तो अगर मैं y पे क्या लेता हूं एल एन के और x पे क्या लूं 1/t। देखो बाकी सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आर कांस्टेंट। ये यहां पर भाई कंसंट्रेशन ही क्या है, एरी हैनिस कांस्टेंट। इसकी सिग्निफिकेंस आपको आगे मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो 1/t क्या है, x। तो एल एन के क्या है, y, और x पे क्या लूं 1/t। तो अपने आप क्या मेरे पास माइनस ई बाई आर। यानी भाई अगर मैं किसको किसके वर्सेस प्लॉट करूं तो भाई एल एन के वर्सेस 1/t। तो स्लोप कैसा आएगा बताओ भाई, पहले तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, और क्या आएगा ये माइनस ई बाई आर। तो जो स्लोप आएगा ये क्या आएगा बताओ, माइनस ई बाई आर। टी कहां से आएगा भाई, 1/t तो वेरिएबल है, और इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, ओके, एल एन ए क्या आएगा भाई, इसका इंटरसेप्ट। नहीं आया आपको? तो भाई बताओ इसके ऊपर भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक तो भाई आपसे यही पूछ ली कि बताओ भाई अगर एल एन के प्लॉट किया जाए किसके वर्सेस। अरे बोलो भाई, एक तो आपसे यही पूछ एग्जामिनर भाई, अगर एल एन ए प्लॉट किया जाए बताओ भाई किसके वर्सेस, बताओ भाई बताओ, एल एन के 1/t के वर्सेस। तो स्लोप क्या आएगा, माइनस ई बाई आर, इंटरसेप्ट क्या आएगा एल एन ए। या फिर मान लिया एग्जामिनर बाकायदा ये लिख दे, यहाँ पर लिख दे एल एन के और यहाँ पर 1/t लिख दे, और यहाँ पर भाई कोई नंबर लिख के और इस ये का बता स्लोप लिख दे दिस नंबर, और ये लिख दिया दिस सॉरी प्लस का दिस नंबर। तो आप क्या करोगे बताओ भाई, तो आप ये जो नंबर आए स्लोप का नंबर वाला नंबर उसे क्या पुट कर लियो, माइनस ई बाई आर, माइनस माइनस कैंसिल, आर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा। यानी अगर मैं नहीं बता आपको पड़ेगा, तो आपको भी किसी रिएक्शन का ऑर्डर तो आपको निकालना आता होगा। क्या आपको
किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना आता है क्या? कि नहीं आता? और जब आपने ऑर्डर निकाला था तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना मैंने सिखाया था भाई, कि नहीं सिखाया भाई? रेट कांस्टेंट निकालना मैंने आपको सिखाया था ना भाई, पक्का? ठीक है। तो अब बताओ, मान लिया कोई रिएक्शन है, मान लिया कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए आपने क्या निकालनी है? एक्टिवेशन एनर्जी। आप क्या करोगे बताओ? आपको पता है भाई, पहले आपने क्या निकाला उस रिएक्शन का? आपने कोई नई रिएक्शन इन्वेंट की, पहले आपने उसके लिए क्या निकाल लिया? रेट कांस्टेंट। सॉरी, पहले आपने मालूम किया उसका ऑर्डर, क्या ऑर्डर मालूम किया, ठीक है। फिर एक काम करो, फिर उसी रिएक्शन को 5 अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करो? रिपीट करो। नहीं आ गया आपको? अरे भाई, पहले बात तो मान लिया आपने कोई नई रिएक्शन डिस्कवर की है, फर्ज करो आपने कोई नई रिएक्शन डिस्कवर की है, तो आपका, और आप भाई एक फिजिकल केमिस्ट हो, आप क्या करोगे? उस रिएक्शन के ऊपर पेपर छापना आपका उद्देश्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे आप? भाई पहले मालूम करो उसका ऑर्डर। क्या ऑर्डर? बताओ कैसे मालूम करेंगे? भाई हमारे पास 4 मेथड थे, बताओ कौन कौन से? अरे भाई, ग्राफिकल, पोस्ट-वार्ड, आइसोलेशन मेथड। मतलब हम भाई उन चारों मेथड के जरिए क्या मालूम कर लेंगे? उसका ऑर्डर हम आसानी से मालूम कर लेंगे ना भाई, ठीक है। अब आपको उसका ऑर्डर मालूम होगा, ठीक है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसका फिर आप भाई उस रिएक्शन का आप निकालोगे रेट कांस्टेंट। क्या भाई? क्योंकि रेट कांस्टेंट के बाद आप हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, बहुत सारी चीज़ें मालूम कर सकते हो, ठीक है। मान लो रिएक्शन क्या है? सेकंड ऑर्डर। क्या है वो? तो आपको पता है, और आप सेकंड ऑर्डर है तो हमको पता है कि 1/a क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? अब क्या होता है बताओ? तो पहले तो 1/a क्या होगा? सॉरी, क्या होगा हमारे पास? 1/t और इंटू 1/a माइनस 1/a0, इजंट इट? फिर बोलो भाई, ये क्या होता है सेकंड ऑर्डर के लिए? तो KT क्या आ गया मेरे पास? KT क्या आ गया? तो 1/a क्या आ गया मेरे पास? KT प्लस 1/a0 ये आ गया ना भाई। तो आपने करना क्या होता है? तो आपको ऑर्डर मालूम पड़ेगा कि क्या सेकंड ऑर्डर है। फिर आप उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हो? कि उसमें आप क्या करते हो? टाइम के वर्सेस कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल से स्लोप निकाल लोगे आप, उस स्लोप से आपको क्या मिल जाएगा? रेट कांस्टेंट। भैया आपको रेट कांस्टेंट निकालना है कि नहीं आया? ठीक है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई, आपको मालूम है कि आपकी रिएक्शन क्या है? सेकंड ऑर्डर, और आपको उसका रेट कांस्टेंट भी निकालना आता है। नहीं आता क्या? कैसे भाई? टाइम के वर्सेस 1/a को प्लॉट करके आप निकाल सकते हो। आप 1/a को टाइम के वर्सेस प्लॉट कर आप निकाल सकते हो भाई रेट कांस्टेंट। सिर्फ आपने करना क्या है? आप उस रिएक्शन को 4 बारी क्या करो? आप उस रिएक्शन को 7 अलग अलग टेम्परेचर्स पर क्या करो? उसको भाई रिपीट करो, सेम रिएक्शन को, ठीक है। और हर बारी क्या मालूम कर लो? T वर्सेस K। जो आपने भाई मानो पहले दिन आपने उसको रिएक्शन कैरी आउट की है 300 केल्विन पे। कितने भाई? 300 केल्विन पे। टाइम वर्सेस क्या भाई? पहले दिन क्या करो भाई? टाइम वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन। पहले दिन टाइम वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन से आप क्या निकाल लियो? स्लोप। वो क्या आ जाएगा हमारा? रेट कांस्टेंट। समझ गई बात भाई? फिर नेक्स्ट डे फिर से क्या करो भाई? रिएक्शन रिपीट करो 310 केल्विन पे, और फिर से क्या करो? टाइम वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन। फिर क्या आ जाएगा आपका? स्लोप या रेट कांस्टेंट। वही भी रेट कांस्टेंट आपको निकालना था ना। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप 7 दिन अलग अलग टेम्परेचर्स पर उसी रिएक्शन को रिपीट करो, और 7 अलग अलग टेम्परेचर्स पर आप क्या निकाल लो? रेट कांस्टेंट। आ गया ना भाई? अब यहाँ तो क्या पढ़ दो? टेम्परेचर कौन कौन से? 300, 310, 315, 320, 325। नहीं आ गया आपको भाई? और 7 दिन टाइम वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट करने पर जो क्या है? रेट कांस्टेंट्स। वो 7 फिर यहाँ भर दो। मतलब आपने 7 जो ग्राफ प्लॉट किए ना, 7 ग्राफ से, 7 इन ग्राफ से 1/a वर्सेस
1 बाई, अरे भाई 1 बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल वर्सेस टाइम वाले ग्राफ से क्या है आपके पास? ये 7 ग्राफ है ना हमारे पास। बट ठीक है, कहाँ से है टेम्परेचर? क्या बेटा? मैंने बोला है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आप कैसे निकालते हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में? तो K इज इक्वल टू 1 बाई टी 1 बाई ए माइनस 1 बाई, इसमें आपने अलग अलग टेम्परेचर्स पे आपने क्या पुट करने हैं? रेट कांस्टेंट्स। लेकिन आप रेट कांस्टेंट निकालो कैसे? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। मान लिया आपने मालूम कर लिया आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर। 4 मेथड से, ठीक है बात। अब जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसको आप रिपीट करो पहले दिन 300 केल्विन पे, ठीक है। और रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे बताओ? इसको रीअरेंज करियो। 1 बाई ए क्या होता है? ये मोलर कंसंट्रेशन है, क्या होगा बताओ? ये के टी प्लस 1 बाई ए नॉट। तो आपने 7 दिन अलग अलग टेम्परेचर्स पर सेम रिएक्शन रिपीट की ना, और आपने क्या निकाला है? रेट कांस्टेंट। कैसे? तो 7 दिन आपने क्या प्लॉट करना है? रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करना ना भाई। तो स्लोप आएंगे, वो स्लोप कह देंगे सारे आपको हमेशा रेट कांस्टेंट्स। तो 7 दिन आपने 7 ग्राफ बनाए ना, 7 दिन आपने क्या बनाए और प्लॉट क्या किए हैं? रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। 7 दिन आपने 7 ग्राफ प्लॉट किए रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के साथ। उन 7 ग्राफ के आपने क्या नोट कर लिए? 7 स्लोप। वो 7 स्लोप क्या है? 7 दिन के रेट कांस्टेंट्स। समझ गए बात? अब वो 7 दिन के रेट कांस्टेंट आप कहां भर दो? इस कॉलम में, क्योंकि पहले दिन क्या था? टी नहीं है आपको? अब ये डेटा आपने प्लॉट करना है, मतलब उन 7 ग्राफ से ये डेटा बनेगा हमारे पास। नहीं है आपको? पहले दिन जो ग्राफ होगा उसको कोने में क्या लिखा होगा? 300 केल्विन। पहले दिन वाले ग्राफ पे कोने में क्या लिखा होगा? 300 केल्विन। और वाई पे क्या होगा? कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल। एक्स पे क्या होगा? टाइम टाइम टाइम। स्लोप निकालोगे वो क्या हुआ? रेट कांस्टेंट। तो पहले ग्राफ पे क्या, वही पहले ग्राफ पे क्या लिखा हुआ? कॉर्नर में क्या? टेम्परेचर। और स्लोप क्या होगा? के। समझ गए बात? तो 7 जो ग्राफ नहीं है उनसे फिर आप नोट कर लो कॉर्नर में जो क्या लिखे हुए टेम्परेचर वो यहाँ लिख दो और स्लोप यहाँ लिख दो। तो मेरे पास एक और नई पर्ची बन गई। आगे नहीं पर्ची भाई? अब इस पर्ची को आपने कैसे प्लॉट करना बताओ भाई? बताओ। अब यहां पर आपने टाइम नहीं, टेम्परेचर। अब आप एक्स पे क्या लो भाई? अब समझे बात? अब यहां पर क्या करो? 304। अरे भाई नहीं आएगा आपको? बोलो भाई, नहीं आना आपको? ये मान लीजिए, अरे भाई ये क्या मान लिया? मान लीजिए क्या है? 0। ये मान लिया कितना भाई? अरे जो भी बात आपको पहले पड़ गई भाई, ये क्या है? नहीं आपको समझ आया? ठीक है, तो बताओ भाई ऐसे भैया। अब आप ये बताओ मुझे कि, तो अब आपने क्या करना भाई? आप कहोगे 300 केल्विन पे इतना रेट कांस्टेंट। अब ये बताओ क्या होगा? ये घटेगा ना भैया? नहीं, लेकिन ये कह दे तो टी वर्सेज के है स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ कैसा चाहिए? टी वर्सेज क्या चाहिए? एल एन के वर्सेज टी। तो पहले जो 7 दिन हैं उनसे हमने क्या क्या हासिल किए हैं? रेट कांस्टेंट्स। फिर हमने एक पर्ची बनाई ना भाई, उस पर्ची में यहाँ क्या भरा हुआ है? इस पर्ची में यहाँ क्या भरा हुआ है और यहाँ क्या भरा हुआ है? रेट कांस्टेंट। लेकिन हमको भाई स्ट्रेट लाइन के प्लॉट क्या करना पड़ेगा? रेट कांस्टेंट वर्सेज टी नहीं, एल एन के वर्सेज 1 बाई टी। तो आप इस टेबल में 2 कॉलम और बना लें और यहां क्या भर दें? पहले कॉलम के रेसिप्रोकल, मतलब 1/300, 1/310, 1/315। नहीं आएगा आपको? और इस कॉलम में क्या भर दें? इन कॉलम के रेसिप्रोकल, एल एन नेचुरल लॉग। नहीं आएगा आपको? तो इस कॉलम में तो आप क्या भर दें बताओ भाई? यहां पर क्या भर दें? सॉरी यहां पर क्या भर दें? पहले कॉलम के उल्टे, और यहां क्या भर दें? दूसरे कॉलम के नेचुरल लॉग। समझे बात? अब आप y पे क्या प्लॉट करें?
ये डेटा कहाँ प्लॉट कर दें, वाई पे, नहीं है क्या? और ये भाई, अरे भाई ये चले वाई पे और ये कहाँ पर, एक्स पे, इसको मिला दें, मिला दिया। तो इसका जो स्लोप आएगा, जो नंबर आएगा वो थ्योरेटिकली क्या होगा, मैंने एक्स पे क्या लिया 1/t, वाई पे क्या लिया है ln के, तो इसका स्लोप क्या आएगा -e/r। तो जो स्लोप है ना, यानी ln -e/r, यहाँ पर स्लोप आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, वो नेगेटिव नंबर आप पुट करो -e/r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, वो नंबर इंटू r, क्या आएगी मेरे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं है क्या आपको सुमित? और इसको भाई आगे बढ़ा के ये क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट, ये हाइट नोट कर लो, हाइट नोट कर ली, इसे क्या पुट कर दो ln a, एंटी लोग करते क्या जाएगा मेरे पास, एरिहेनियस कांस्टेंट। नहीं है क्या आपको भाई? आसान है, मुश्किल, ये इनको बोलते हैं एरिहेनियस प्लॉट। अच्छा एक बात और भाई, क्या आपको हमेशा ln k वर्सेस 1/t प्लॉट करना पड़ेगा क्या? नहीं, आप एक काम करें भाई, आप इस कॉलम में क्या भरे हुए हैं, t, यहाँ पर क्या है k, यहाँ पर हमने क्या भर दिया 1/t, और यहाँ पर क्या है ln k। लेकिन आप ln k को यहाँ पे कम करो, यहाँ पर आप log k भर दो, क्या log k, यानी कि जो नंबर ना, इन सभी नंबर ln k वाले नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.3033 से, तो यहाँ पर क्या भरे हम log k। तो बताओ भाई log k का बताओ प्लॉट कैसा आएगा हमारे पास, ln k को आप क्या किसमें कन्वर्ट कर दो, log k में, तो क्या जाएगा ये log k, अरे भाई 2.303 से भाग जाएगा, क्या जाएगा -e/2.303 r 1/t प्लस log a। यानी अगर मैं ln k वर्सेस 1/t प्लॉट करूंगा तो स्लोप क्या आएगा -e/r, लेकिन मैं log k वर्सेस 1/t प्लॉट करूं तो स्लोप क्या आएगा -e/2.303 r। यानी कि भाई ग्राफ वैसा ही आएगा बिल्कुल, अब गिरेगा 1/t और ये क्या है log k। तो आप सभी पूछ ले कि बताओ भाई log k वर्सेस 1/t का स्लोप का ग्राफ ये है, बताओ यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी, बताओ, बोलो भाई। ये स्लोप आए ना जो, उसे ये स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, हम नेगेटिव नंबर आएगा, ये नहीं आया क्या, उस नेगेटिव नंबर को आप क्या पुट कर दोगे -e/2.303 r, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2.303 r से मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ln k वर्सेस 1/t में स्लोप क्या आता है -e/r, लेकिन log k वर्सेस 1/t में स्लोप क्या आएगा -e/2.303 r। नहीं है क्या आपको? तो आपको भाई अब आपको इन रिएक्शंस का ऑर्डर निकालना आ गया, रेट कांस्टेंट निकालना आ गया, हाफ लाइफ निकालनी आ गई, 3/4 कितनी प्रॉपर्टी आपको निकालनी आ गई। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल करने से प्रैक्टिकल नहीं आता, प्रैक्टिकल ना करने से क्या आता है प्रैक्टिकल, अगर आपकी हुई क्या, अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी उस चीज़ की, इजंट इट? नहीं आ गया आपको समझ? ओके, तो भाई आ गया ना आपको ये? ओके, तो भाई ध्यान रखियो, यहाँ पर स्लोप क्या आएगा -e/r, अगर क्या ln k वर्सेस आपने 1/t प्लॉट किया है तो, ओके। और बताओ, और अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया log में तो क्या जाएगा ये log k इज इक्वल टू -e/2.303 rt प्लस log a। आगे आपको ये ओके, तो ध्यान रखियो भाई, ध्यान रखियो कि किस में क्या आएगा। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी आएगी, साथ में इंटरसेप्ट यहाँ क्या बताएगा, इसको आगे बढ़ाने पर बताओ क्या मिलेगा हमको log a। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट हो उसे पुट कर दियो log a, यहाँ पर क्या एरिहेनियस कांस्टेंट, तो एंटी लॉग करते क्या जाएगा एरिहेनियस कांस्टेंट। अब एरिहेनियस कांस्टेंट में फर्दर इंफॉर्मेशन छुपी होती है एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में, वो आप आगे पढ़ाएंगे, बात आपको बोले पड़े भाई। ओके, अच्छा भाई तो ही होगा भाई, और एक इसकी और भी सिंपल फॉर्म होती है एरिहेनियस इक्वेशन, क्या होती है भाई और भी सिंपल फॉर्म होती है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं भाई, वो बताओ क्या होती है। वो ये होती है, आप ये बताइए हमारे पास क्या है, ये log, हमारे पास ये इक्वेशन आ रखी है ना भैया, कौन सी, अगर कोई आपको बता दे कि इस टेम्परेचर पर, कोई आपको बता दे भाई कि
इस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट ये है और इस पर ये है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो। क्या कोई आपको क्या बता दे भाई? इस टेम्परेचर भाई T1 पे क्या है रेट कांस्टेंट ये है, T2 पे रेट कांस्टेंट ये है, ठीक है। तो कोई क्या बोल दे कि T1 पे रेट कांस्टेंट ये और T2 पे रेट कांस्टेंट ये है, तो आप हमको ये बताओ कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, या फिर ये बता दे, एक काम करो आप T1 और T2 लिखिए भाई। T1 पे लॉग क्या हो जाएगा ये K1। कोई आपको ये बोल दे T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट ये है और T2 पर रेट कांस्टेंट ये है, इन ग्राफ की फॉर्म में ना पूछे आपसे। हालांकि आप ग्राफ से तो भाई आराम से क्या निकाल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज एनर्जी कांस्टेंट, लेकिन एग्जामिनर अगर आपको ग्राफ प्रोवाइड ना करे और सिंपली क्या बोल दे कि T1 पे एक्टिवेशन एनर्जी ये है, T2 पे एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और क्या निकालो इसका, नहीं सॉरी T1 पे रेट कांस्टेंट ये है, T2 पे रेट कांस्टेंट ये है, क्या निकालो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तब आप कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे भाई? तो एरी हैनिस इक्वेशन की आपने क्या करनी है, एक सिंपल फॉर्म। कैसे? आप T1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा log K1, T2 क्या हो जाएगा log K2, तो T1 पे निकालो क्या हो जाएगा माइनस, अब T बदलने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता, तो क्या क्या मेरे पास ये माइनस ये बाई 2.303 R 1 बाई T1 और प्लस क्या हो गया log A, ओके। तो बताओ, और log K2 क्या हो जाएगा, log K2 T2 पे क्या होगा माइनस ये बाई 2.303 R 1 बाई T2 प्लस log A। अब आप इसमें से माइनस करियो तो log K2 में से आप log इक्वेशन सेकंड में से आप इक्वेशन फर्स्ट माइनस करियो, क्या है मेरे पास, तो log K2 माइनस log K1, बताओ क्या है मेरे पास ये, तो इसमें से क्या कह रहे हैं घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा उसमें कैंसिल, ये क्या हो जाएगा प्लस का ना भाई। अरे इसमें से आप घटा, इसमें से आपने ये घटाया, तो इसमें से आप जब ये घटाओगे तो घटा के साइन की वजह से ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस कौन सा आ गया ना हमारे पास, तो ये बाई 2.303 R 1 बाई T1 और माइनस क्या हो गया E बाई 2.303 R 1 बाई T2। नहीं आया क्या मेरे पास ये, अरे बोलो भाई नहीं आपको ये, तो बताओ इनमें सब कॉमन क्या है, ए बाई 2.303, तो log K2 माइनस log K1 क्या होगा, log M माइनस log N क्या होता है log M बाई N, तो क्या हो जाएगा ये log K2 बाई K1, ये क्या हो गया शिवम log, और यहां से कॉमन क्या आ गया ना कॉमन 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, या अब इसका एलसीएम ले लियो, तब क्या हो जाएगा T1 T2 पर क्या देगा T2 माइनस T1। तो ये बताओ हमारे पास क्या भाई, और भी क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म, यहाँ पर आपको पूरा ग्राफ रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ कोई क्या बता दे कि इस T1 पे ये रेट कांस्टेंट, इस T पे भाई ये रेट कांस्टेंट। आपको अगर दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर क्या मालूम है आपको रेट कांस्टेंट्स, तो आप क्या निकाल सकते हो, अननोन पैरामीटर क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, या ये बोल दे एग्जामिनर कि ये बोल दे भाई, ये बोल दे 300 पे रेट कांस्टेंट ये है, बोलो भाई 400 पे ये है, बताओ 500 पे क्या आएगा आपसे भाई, रेट कांस्टेंट ही पूछ ले, तो बताओ क्या करना आपने, 300 बता रखा है, 400 पे क्या पूछा है 500, तो क्या करो भाई 300 पे 400 पे क्या मालूम आपको रेट कांस्टेंट्स, तो यहाँ क्या मालूम करो, यहाँ पर आप क्या पढ़ो 300 और 400, और यहाँ पर क्या 300 400 के रेट कांस्टेंट, तो क्या आ जाए एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। अब रहता कौन सा T3, अब आपने T1 T2 पुट कर लिए, T1 T2 K1 K2 पुट कर लिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। फिर एक काम करो आप T3 कपल कर लो इससे, क्या करो K3 T3, नहीं आएगा आपको, फिर ये आपको मालूम हो चुकी थी, ये आपको मालूम हो चुकी थी भाई, ये यहाँ पुट कर दी, T1 पुट कर दिया, K1 और K3 सॉरी T1 पुट कर दिया, T3 और K1 पुट कर दिया, क्या रहेगा सिर्फ K3, नहीं आएगा आपको। तो ऐसे भी आप इससे दुनिया भर क्वेश्चन कर सकते हो, इजंट इट।
और भाई आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि रेट कितने गुना बढ़ेगी कितने गुना घटेगी, आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। ओके, चलो आपको थोड़ा इसके अंदर रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अच्छा एक बात और ध्यान रखियो भाई, अगर हमारे पास क्या कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन, क्या हमारे पास कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन, तब आप उसका भाई आप कैसे मालूम करते हो एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो मल्टी स्टेप रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी कैसे मालूम की जाए, ठीक है। तो आपने उसके लिए आर्बिट्रेरी रेट कांस्टेंट लिखने हैं, ठीक है। तो कोई ये कह दे कि कोई रिएक्शन क्या होती है 3 स्टेप में, कोई रिएक्शन क्या होती है भाई 3 स्टेप में होती है, और उनके रेट कांस्टेंट के तीनों स्टेप के रेट कांस्टेंट क्या है, K1 K2 और K3 क्या है। कोई रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, उन तीनों स्टेप के रेट कांस्टेंट्स क्या है, K1 K2 K3, और उनके एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E1 E2 और E3। कोई रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है और उसमें क्या है भाई, 3 उसमें क्या है रेट, और तीनों स्टेप्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो ये बताओ भाई, अगर आपको ओवरऑल रेट कांस्टेंट मालूम हो तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। अब ये बोल दे किस रिएक्शन का जो रेट लो है, क्या जो रेट लो भाई वो ये है कि रेट इज इक्वल टू K1 K2 बाई K3 इंटू क्या है कंसंट्रेशन की पावर n। अरे बोलो भाई, कह दिए क्या उसका ओवरऑल रेट ओवरऑल रेट, तो ये तो क्या है रेट, ये क्या कंसंट्रेशन टर्म्स, बचा हुआ सारा क्या होता है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर ओवरऑल K क्या है भाई, ये बोल दिया कोई रिएक्शन क्या है मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब आपने मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या निकालना है, टेम्परेचर का इफेक्ट। बताओ कैसे मालूम करें भाई। अरे भाई क्या बता दिया आपको कि कोई रिएक्शन है मल्टी स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप में होती है, K1 K2 K3 क्या उसके, बोलो भाई रेट कांस्टेंट तीनों अलग अलग स्टेप्स के। तो कहता अगर ओवरऑल रेट ये है तो इसकी ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो आपने पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो कौन सा है यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर क्या है K1 K2 बाई K3 क्या है ओवरऑल रेट कांस्टेंट, क्या ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या नहीं भाई, नहीं है आपको समझ पक्का पहले पड़ गया। ओके, तो आप मुझे बताओ भाई कि आप इसको अब कैसे आपने टैकल करना, बताओ हाउ बताओ भाई। तो काम करो, आपने जो इसी क्या हो जो क्या है मल्टीप्लाई में नहीं क्या करो आप भाई जोड़ दो, नहीं चलो अरे बल्कि ये बोल दे, बल्कि ये बोल दे कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये है K1 बाई K3 क्या है, K1 बाई K3 का रूट इंटू K2 ये है मान लिया, नहीं आ गया आपको। ओके, तो वो क्या दिया ओवरऑल रेट तो ये है, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला होगा K1 K2 और K3 सारे मिला के। तो आप एक काम करो, पहले आप K1 K2 K3 के लिए क्या लिखो, एरियन इक्वेशन क्या लिखो भाई। तो आपने ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी ना, तो आप क्या करो बताओ भाई, क्या लिखो पहले सभी के एरियन इक्वेशन। बताओ पहले स्टेप के लिए एरी हैन इक्वेशन क्या है हमारे पास, K1 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस E1 बाई आर टी, क्या अरे पहले स्टेप का रेट कांस्टेंट, पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी। अब बताओ K2 क्या होगा ए ई की पावर माइनस E2 बाई आर टी, और K3 क्या होगा ए ई की पावर माइनस E3 बाई आर टी, इजंट इट। अब जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट में है ना, अब ओवरऑल रेट कांस्टेंट है क्या बताओ, अब भाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट है क्या बताओ। आप वैसा ही ट्रीटमेंट करो, क्या है K1 K3 का रेशो। तो पहले काम करो कि आप ये क्या है, तो ऐसे केसेस में जब आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन दे रखी हो तो आप पहले क्या करो, इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए आप क्या लिखो एरियन इक्वेशन।
फिर देखो भाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट में इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट जैसे है ना, उनको वैसे ही हासिल करने ट्राई करो। K1/K3, तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से क्या करूँ, डिवाइड, तो K1/K3 आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, तो K1/K3 क्या आ जाएगा यहाँ से, तो A e⁻⁻e1/RT, तो हम क्या बोलेंगे, A e⁻⁻e1/RT डिवाइड बाई A e⁻⁻e3/RT, ये आ गया ना भाई, ए से क्या हो गया कैंसिल, और ये e⁻⁻e3/2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा नहीं, और जब मल्टीपल तो क्या हो गया, ऐड हो जाएगा ना, तो क्या है मेरे पास e की पावर, अरे भाई e⁻⁻e1/RT है, इनटू क्या हो जाएगा e3/RT, मल्टीप्लाई में तो क्या होंगे, जुड़ेंगे पावर, तो हम क्या बोलेंगे e⁻RT, ऊपर क्या आ गया e3-e1, तो क्या है मेरे पास e⁻⁻, बोलो भाई e3-e1/RT, नहीं आया ना आपको ये, तो पहले आपने तो क्या मालूम कर लिया K1/K3, फिर क्या करो भाई, अब यहां पर है क्या स्क्वायर ना भाई, यहां पर क्या है स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड क्या करो स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहां भी क्या हो स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो भाई ये 1/2 कहाँ जाओ अंदर आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये e3-e1/2RT, क्या जाएगा नहीं आया क्या, तो आप मुझे बताओ, ठीक है, आपको आपने ये मालूम कर लिया पोर्शन, अब ओवरऑल रेट कांस्टेंट में तो K2 क्या है, मल्टीप्लाई में भी है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट में तो भाई K क्या है इसके, K2 मल्टीप्लाई में है ना भाई, तो हमें बताओ क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अरे बोलो भाई, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताओ, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो भाई, तो आपने K1 K3 को भाग करके रूट कर लिया, अब K2 वाले से क्या करो, इसको K2 वाली एरी हैन इस इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या मिल जाएगा हमको, बताओ हम क्या बोलेंगे K1/K3 रूट इनटू क्या K2, तो क्या हो जाएगा e⁻e3-e1 क्या था ये 2RT, भाई पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 2RT, अब मल्टीप्लाई क्या किससे करना है ये K2 से, हाँ K2 e⁻⁻e1/RT मल्टीप्लाई करो e⁻⁻e2/RT, अब बताओ यहाँ पर एलसीएम लियो, भाई ए तो आगे आ जाएगा, अब ये दोनों क्या मल्टीप्लाई पावर क्या होंगी जुड़ेंगी ना, ये पावर क्या होंगी जुड़ेंगी, बताओ क्या जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, बताइए मत बिल्कुल भी 1/2 K2 क्या है मेरे पास ए ऐसे की ऐसे, और ए की पावर जोड़िए इनको भाई 2RT और RT, एलसीएम क्या आएगा 2RT आएगा एलसीएम, e3- वेरी गुड e3-e1 -2e2, नहीं आया क्या, तो ये मेरे पास क्या है ओवरऑल रेट कांस्टेंट, मेरे पास क्या आ गया ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट, नहीं आया क्या, लेकिन अब बताओ भाई जनरल रेट कांस्टेंट क्या होता है, एरी इन इस फॉर्म में जनरली रेट कांस्टेंट क्या होता है K रेट कांस्टेंट e⁻⁻RT, आप कंपेयर करो इसको, कंपेयर करो क्या ये K हमारा ये नहीं क्या ओवरऑल K, तो कंपेयर करो ए लेकिन यहां पर ऊपर क्या है नीचे RT, हमारे पास यहां पर क्या है और यहां पर सामने एक माइनस है E के सामने, भाई यहां पर कोई माइनस नहीं है, काम करो, तो अगर मैं सारे में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं और 2 को बाहर ले आऊं, तो इसको आप इसकी फॉर्म में लेकर ट्राई करो, तो हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू ए की पावर माइनस कॉमन निकाल लियो, माइनस कॉमन निकालो क्या हो जाएगा E1 - E3 सॉरी E1
प्लस क्या हो जाएगा, एक काम करो भाई, आप इसमें से -2 कॉमन निकाल लो, ऊपर से आप क्या कॉमन निकाल लो भाई, -2 कॉमन निकाल लो, और नीचे से आप तो क्या कॉमन निकाल लो, बोलो भाई, नहीं नीचे प्लस है, आप एक ऊपर से निकालो, -2 कॉमन निकालो, तो -2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा बताओ भाई, -2 कॉमन निकाले यहां से मैंने, ताकि मुझे मैं 2 से काट दूं इसको, बताओ क्या है मेरे पास, अरे भाई E3/2, नहीं सॉरी, -E3/2 प्लस E1/2 प्लस E3 E2 आ गया ना ये, अरे बोलो भाई, बट यहाँ पर हमने क्या किया, हमने -2 कॉमन निकाले ऊपर से, ताकि मैं नीचे क्या लिखना चाहूंगा RT, क्योंकि यहाँ पर RT होता है और फॉर्मूले में, तो यहाँ से -2 कॉमन निकाल लो, दोनों फायदे हो गए, तो नीचे क्या रहेगा हमारे पास, 2RT, 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या ये ऐसी फॉर्म में नहीं है क्या हमारे पास, AA माइनस माइनस, ऊपर क्या है सम एनर्जीज, नीचे क्या है RT आ गया ना भाई, तो बताओ EA किससे कोरस्पॉन्ड कर रहा है, EA किससे कोरस्पॉन्ड कर रहा है, बोलो भाई, E2 सॉरी, हाँ E2 नहीं, ये क्या है, अरे भाई E2 प्लस E1/2 माइनस E3/2, नहीं आएगा आपको ये बताओ हम फंसेगी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं है क्या, और उसको और थोड़ा क्या करो सिंपलीफाई, तो क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू E2 कॉमन का निकालो इसमें से 1/2 प्लस 1/2 इंटू क्या आ गया, E1 माइनस E3, नहीं है क्या, तो इसका ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, क्या हो गया, नहीं मैंने बाहर निकाला, प्लस हाफ, माइनस कौन क्यों निकाला यहां से, हाँ बेटा बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, E3 क्या हो गया माइनस का, E1 E3 E2 क्या हो गया प्लस के, इजंट इट, नहीं है क्या आपको ये, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे भाई कि हमारे पास, अच्छा आपने भाई निकालना क्या बताइए, आपने निकालना था ये, तो आपने एक ट्रेंड देखा कि जो मल्टीप्लाई में है K2 उसकी एनर्जी क्या होती है, सिंपली ऐड होती है E2, और जो डिवाइड में है उनकी एनर्जी क्या होती है उसमें सब्ट्रैक्ट, और जो पावर होती है कोई भी वो क्या बनती है मल्टीप्लाई, तो तरीका क्या है, अगर दो रेट कांस्टेंट क्या हो रखे मल्टीप्लाई, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दो, जोड़ दो, अगर तो क्या हो रखे भाग, उन्हें क्या करो आपस में घटा दो, और जो उनकी पावर हो ना उनको सामने मल्टीप्लाई कर दो, नहीं है क्या आपको, तो उसका फायदा ये है कि अब आप किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट देख के ये बिना ये कैलकुलेशन करे आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिव एनर्जी, फॉर एग्जांपल कोई ये बोल दे किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये है के, ये किसी का भाई K1/K2 की पावर 1/3 इंटू K3, तो बताओ इसके लिए क्या लिखो भाई, इसके लिए ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी, तो क्या करो इनकी एनर्जी और आपस में घटाओ, तुम क्या बोलेंगे E1 माइनस E2 पावर क्या है 3 1/3 प्लस E3, नहीं आएगा आपको, बिना प्रोसीड किए मल्टी स्टेप रिएक्शंस की हमने क्या निकाल ली है एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल, नहीं आना आपको भी, तो रूल क्या है, अच्छा ध्यान रखियो अगर यहाँ पर दो भी आ जाए ना, कुछ दो आ जाए तो वो यूज नहीं करने होते यहाँ पर कभी भी, अगर यहाँ पर नंबर आए सिर्फ यहाँ पर क्या होंगे इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट्स और उनकी पावर्स, सिर्फ क्या यूज करने होते हैं इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट्स उनकी पावर्स, अगर रेट कांस्टेंट्स क्या रखे मल्टीप्लाई उनकी एक्टिवेशन जोड़ दो, अगर रेट कांस्टेंट्स क्या रखें
उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। इजंट इट? अरे बोलो भाई, और बताओ और क्या करना है यहाँ पर? और भाई, और जो पावर हो और इन कॉन्स्टेंट्स को पावर हो उससे क्या कर दियो, मल्टीप्लाई। और अगर मान लिया कॉन्स्टेंट्स के मल्टीप्लाई में से छोड़ दो, नहीं है क्या आपको? मतलब यहाँ पर सामने 2 भी होता ना तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता आंसर। ओके, अच्छा इसके ऊपर भाई एक ही बात मैं आपको बताऊँ, ठीक है? अच्छा कोई आपसे पूछ ले, आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ रेट कितने गुना बढ़ जाएगी, बात नहीं? अच्छा कोई आपसे पूछ ले कि रेट कितने गुना बढ़ जाएगी अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, डबल, सॉरी कितने गुना घट जाएगी, बताओ भाई? तुम क्या बोले? कोई कह दे कि अगर ई क्या हो जाए, 2E हो जाए, तो बताओ भाई एक्टिवेशन एनर्जी कितने गुना? भाई ये क्या हो जाए, 2A बढ़ जाए तो रेट क्या होगी, घटेगी ना? कितने गुना घट जाएगी? तो भी आप ऐसे निकाल सकते हो। बताओ के क्या होता है? एक आप क्या मान लो भाई, इनिशियल के, आपका मान लो फाइनल के। इनिशियल के क्या होगा बताओ? ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। और भाई अब आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दो, डबल कर दो, फिर क्या हो जाएगा, K2। तो K2 क्या होगा, ए की पावर माइनस ई बाई, नहीं 2E बाई आर टी, इजंट इट? तो बताओ इनमें ज़्यादा कौन सा है? बताओ इनमें से ज़्यादा कौन सा है? ये क्या होगा, ज़्यादा होगा ना? तो इससे इसको भाग करियो तो K1 बाई K2 क्या आ जाएगा? K1 बाई K2 क्या आ जाए, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो E की पावर माइनस ये बाई आर टी, और ये ऊपर आ जाएगा पलट के E की पावर 2A बाई आर टी। आर थर्टी क्या हो गया, कैंसिल। अब बताओ क्या मेरे पास ये, अरे नहीं, अरे कैंसिल कैसे हो गया? तो जोड़ियो आप पावर इनकी, एलसीएम क्या है बताओ मेरे पास? एलसीएम क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, 2E माइनस 1E, क्या आ गया, कितना आ गया भाई, EE। यानी रेट भाई कितने गुना घट जाएगी, E की पावर ये बाई आर टी। ये 1 से बड़ा है क्या? नहीं आपको अप्रूव? मतलब K1 क्या होगा, K2 से इतने गुना क्या होगा, ज़्यादा होगा, या कि बोलो K2 क्या होगा, K1 से इतने गुना कम होगा। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ना, कोई दिक्कत है? अच्छा तो भाई ये बताओ, द स्लोप ऑफ ln(k) वर्सेस t इन ए केमिकल रिएक्शन इज, ln(k) वर्सेस t स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई आर। बताओ क्या होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, बताओ क्या होता है? ln(k) का क्या कोरिलेशन 1/t से होता है ना, तो ये तो क्या है, y माइनस m क्या है, माइनस ए बाई आर, x क्या है 1/t ln(a). क्या स्लोप आया? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।